क्या आप आने वाले सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सामाजिक विज्ञान पेपर 2 की तैयारी कैसे किया जाए? तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास। हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आज के हमारे एसएसटी पेपर 2 के 8वें श्रृंखला में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शुरू करेंगे आज की क्लास पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की। यहाँ पे क्या पाया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है आपने। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। वहीं डेल्टा क्षेत्र में आपको क्या दिखेंगे? बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें फिर से हम डिस्कस करेंगे गंगा के ब्रह्मपुत्र मैदान की। तो यहाँ पे आपको रोहू, कतला, हिल्सा फिश पाई जाती है, जो कि फिश की फेमस प्रजातियां हैं। इसके अलावा जो मछली चावल है, इस एरिया में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर जो खेती होती है, ज्यादातर जो होता है वो मछलियों का उत्पादन होता है। तो खाना भी यहाँ का फेमस मछली चावल है। बात करेंगे वेदिका की। तो वेदिका क्या है? मान लो पहाड़ वाले जो एरियाज है, वहां पे क्या होता है? वेदिकाओं का निर्माण होता है खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए। यानी कि पहाड़ को काट काट के क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी एक तरीके से बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? इस पे खेती करेंगे। ये क्यों किया जाता है? ताकि पानी यहाँ पे जमा ना हो और इजिली ये खेती कर सके। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के और लवण यानी कि सलाइन वाटर में एक प्रकार की आपको डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में सुसु यानी कि अंधी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। और ये जो मछली है, इसकी एक विशेषता है, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी आंखें नहीं हैं, अंधी है। ये कहाँ पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी में पाई जाती है। अब देखो ये क्या है? इसी की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यानी कि जो प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है, उसी पानी में आपको क्या दिखेंगी? ये डॉल्फिन, ये ब्लाइंड डॉल्फिन जिसको हम अंधी डॉल्फिन के कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे आगे वाले पॉइंट की। जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, इसके किनारे में कई बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे कस्बे स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये क्या है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही सिचुएट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, उठाएंगे अगले पॉइंट को। आगरा में यमुना के किनारे क्या है? ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम होता है, आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम में क्या देखने को मिलेगा आपको? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति यानी कि ट्राइबल एरियाज क्या हैं? कुछ ये फेमस घूमने के स्थल हैं, जो कि आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेंगे। बात करें अगले पॉइंट, जो कि 7 नंबर का पॉइंट है हमारा। जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, यानी कि जहाँ पे ज्यादा ग्रास होते हैं, ज्यादा घास पाया जाता है, उस स्थल को हम क्या कहते हैं? घास स्थल यानी कि ग्रास लैंड के नाम से जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और इसका लगभग 1/4 हिस्सा यानी कि 4 हिस्से कर दे तो इसका 1/4 हिस्सा क्या है? घास स्थल आपको देखने को मिलेंगे। अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जलवायु के आधार पे घास स्थलों को यानी कि ग्रास लैंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय, जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं, यानी कि जो टेम्परेट हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेयरी के नाम से जानते हैं। ये समतल होते हैं, यहाँ पे कोई ढलान नहीं है और पहाड़ी वाले प्रदेश हैं, जहाँ पेड़ कम यानी कि पेड़ पौधे कम होते हैं और जो घास है वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची होती है। प्रेयरी के जो घास हैं वो 2 मीटर तक ऊंचे होते हैं।
वास्तव में यह घास का सागर है क्योंकि घास ही घास है यहाँ पे। और जो प्रेयरी है इसके पश्चिम में क्या है, रॉकी माउंटेन है, और इसके पूर्व में क्या है, ये ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। यानी कि ये क्या है, ये प्रेयरी है जिसके पश्चिम में क्या है, रॉकी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, वहीं इसके पूर्व में ग्रेट लेक आपको देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 10 पे। जो प्रेयरी के घास मैदान अमेरिकी इंडियन लोगों, जिन्हें आमतौर से ब्लैक फुट इंडियंस भी कहते हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची को तथा पानी के भी निवास स्थल यहाँ पे रहे हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 11 की। गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जबकि ठंड में कनाडा के विनीपेग में जो तापमान है वो -200 सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। यानी कि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी। यहाँ बारिश भी कैसी होती है, नॉर्मल होती है, जो घास के लिए एकदम परफेक्ट है। यानी कि जहाँ पे नॉर्मल बारिश होती है, ना ज्यादा ना कम, वहां पे घास सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का उगता है। बात करेंगे गर्म पवन की, जिसमें चिनूक की बात करेंगे। चिनूक क्या है, एक गर्म पवन है जो कि शीत ऋतु में बहती है, ठंडी ऋतु में बहती है, ताकि कम समय में ही ये क्या कर देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। तापमान में वृद्धि के कारण यहाँ पे बर्फ पिघलने लग जाता है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह यानी कि फूड भी मिल जाता है। देखो चिनूक, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये कैसा है, एक गर्म पवन है जो कि ठंड में बहती है। और ठंड में बहेगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर देगी, बढ़ा देगी, जिसकी वजह से बर्फ पिघलेंगे और फिर पशुओं को चरने के लिए चारगाह भी मिल जाता है। बात करें आगे की कि जो विशाल मवेशी फार्म है, यानी कि बड़े बड़े मवेशी फार्म जहाँ पे जो पशु हैं उनको पाला जाता है, उसको क्या कहा जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम रेंच के नाम से जानते हैं। वहीं जो मवेशियों की देखभाल करते हैं उसको हम काओ बॉय के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये बाइसिन, जिसको हम अमेरिकी भैंस कहते हैं, इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 14 की। यहाँ पे और क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको खरगोश देखने को मिलेंगे, कायोट देखने को मिलेंगे, गोफर देखने को मिलेंगे, प्रेयरी कुत्ता देखने को मिलेंगे। और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेयरी को हम क्या कहते हैं, विश्व का धान्य घर भी कहते हैं, अन्न घर। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 15 हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या है, कोयला एवं लोहे जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं। सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह वाला जो एरिया है, कौन सा वाला, ये जो प्रेयरी है उत्तरी अमेरिका के अंदर, यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया भी बन गया है। अगले पॉइंट पे नजर डालें। दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं, शीतोष्ण का मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसका नाम क्या है, वेल्ड है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घासलैंड पाया जाता है, वेल्ड पाया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ये ट्रिकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है और ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को क्या करती हैं, सिंचित यानी कि पानी देती हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण जो वेल्ड की जलवायु है वो कैसी होती है, ह्यूमिड यानी कि नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है और इस दौरान जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें महीनों की, तो जुलाई का जो महीना है वो यहाँ पे आपको सबसे ठंडे महीनों में से एक होता है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 18 की, जो ग्रीष्म ऋतु है वो क्या होती है, अल्पकालिक, कम टाइम के लिए होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह है जोहान्सबर्ग, यहाँ का टेम्परेचर आपको 200 डिग्री
बहुत ज्यादा गर्म यहाँ पे दर्ज किया गया है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 19 की, जो वेल्ड वाला एरिया है, यहाँ वर्षा कब होती है? नवंबर से फरवरी के बीच में, वहीं ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पे क्या होती हैं? गर्म महासागरीय जलधारा, यानी कि वेल्ड पे कौन सा करंट बहता है? आपको हॉट करंट देखने को मिलेगा, जिस वजह से ऐसा होता है। बात करें अगले पॉइंट, वेल्ड में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो शेर, तेंदुआ, चीता, कुड़ुब यहाँ के फेमस जानवर हैं। और ये जो वेल्ड वाला एरिया है ये पशुपालन, क्योंकि यहाँ पे घास है, और खनन के लिए यानी कि माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं यहाँ की मिट्टी की बात करें तो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, यानी कि लैंड तो यहाँ पे फर्टाइल है। और यहाँ पे कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। वहीं बात करें नगदी फसलों यानी कि हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं, तो तंबाकू, टबैको, गन्ना, कपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वेल्ड जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है। बात करें अगले पॉइंट, भेड़ पालन, यहाँ यानी कि यहाँ के लोग क्या करते हैं? शिप को पालते हैं, भेड़ पालन करते हैं। ये यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मेरिनो भेड़ क्या है? एक फेमस प्रजाति है, तथा दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो एक तो ये क्या करते हैं? भेड़ को पालते हैं यानी कि शिप को पालते हैं, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या है? एक घास स्थल है, तो यहाँ पे दूध का उत्पादन भी होता है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पॉइंट नंबर 23 को। तो वेल्ड में क्या है? खनिज भी आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। सोना एवं हीरे का खनन इन प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। बात करें आगे की, जोहान्सबर्ग जो कि कहाँ पे आता है? हमारे साउथ अफ्रीका में आता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? विश्व की स्वर्ण राजधानी यानी कि गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सोना पाया जाता है। वहीं बात करें हीरे की, तो किम्बरले जो कि साउथ अफ्रीका का एक खान है, बहुत फेमस खान है, ये हीरे के लिए फेमस है। पॉइंट नंबर 25 हमारे स्क्रीन पे रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट की बात कर रहा है। तो ये जो डेजर्ट है ये कैसा एरिया है? यह एक शुष्क यानी कि ड्राई प्रदेश है, जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान, यानी कि या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा। और यहाँ पे विरल वनस्पति है, यानी कि वनस्पति वेजिटेशन ना के सामान है। तो टेम्परेचर के आधार पे, तापमान के आधार पे हमने रेगिस्तान को दो प्रकार से बांटा है, ठंडा यानी कि कोल्ड और गर्म यानी कि हॉट। दो तरह के रेगिस्तान होते हैं, गर्म तथा ठंडे। पॉइंट नंबर 26 की बात करें, यहाँ पे गर्म रेगिस्तान यानी कि हॉट डेजर्ट की बात कही गई है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सहारा डेजर्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है आपने। जो ये सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यही इसकी खासियत है। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बात करें इसके एरिया की, क्षेत्रफल की, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। बात करें अगले पॉइंट नंबर 27 की, सहारा की बात करें तो टोटल ये 11 देशों से होके गुजरता है। ये रहा हमारा अफ्रीका का मैप, जैसा कि मैप की हेल्प से आप देख सकते हैं इसने कौन कौन से देश कवर किए हैं। 11 कंट्री को इसने कवर किया है, और वो 11 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र यानी कि इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो ये कलर किया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये किसने कवर किया है? सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा रेगिस्तान के द्वारा 11 देशों को कवर किया जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 28 की, सहारा डेजर्ट की कहानी को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा गया है कि एक समय में ये कैसा था? पूरी तरीके से हरा भरा मैदान था। फिर क्या हुआ? सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से हमें ये पता चला कि यहाँ पे नदियां, रिवर्स और पाए जाते थे, मगर भी पाए जाते थे। हाथी, शेर,
जिराफ, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, भेड़, पशु, बकरियां, ये सारे यहाँ पे जानवर थे। परंतु फिर क्या हुआ, यहाँ की जलवायु यानी कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ड्राई हो गया और ये एक शुष्क जलवायु में चेंज हो गया। तो जलवायु बदलने से अब तक जो एरिया हरा भरा था वो एक डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। बढ़ेंगे अगले पॉइंट और सहारा डेजर्ट की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे इसकी जो क्लाइमेट है, जलवायु, वो बहुत ज्यादा गर्म और ड्राई है। दिन के टाइम इसका जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है यहाँ का टेम्परेचर दिन के टाइम, जिससे रेत और जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। जबकि बात करें रातों की तो रात में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडी होती है और नाइट में क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो गिर के 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि दिन के टाइम हमें बहुत ज्यादा गर्मी और रात के ज्यादा हमें बहुत ज्यादा ठंडी का अनुभव होता है इस सहारा रेगिस्तान में। बात करें अगले पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 30 है। सहारा का जो अल अलजीजिया वाला क्षेत्र है जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लीबिया है और लीबिया के साउथ में क्या है, त्रिपोली है। यहाँ पे क्या किया गया था, तापमान मापा गया था कब, 1922 में, जहां पे क्या था 57.70 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर मापा गया था। बात करें अगले पॉइंट नंबर 31 की, तो यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ आपको कैक्टस देखने को मिलेंगे, खजूरों के पेड़ देखने को मिलेंगे, एकेशिया मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है इसको पेन डाउन कर लेना है। जानवर यहाँ पे हमें ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू ये सब देखने को मिलेगी। इसके अलावा सांपों की अलग अलग प्रजातियां और छिपकली भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 32 है। यहाँ पे बेदुइन एवं तुआरेग जनजाति यानी कि बेदुइन और तुआरेग ट्राइब के जो लोग हैं वहां पे पाए जाते हैं। और चलवासी जनजाति, अब ये चलवासी क्या है, जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहते हैं सरवाइव करने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, बकरी, भेड़, ऊंट जैसे पशुधन को पालते हैं। अब इनसे क्या मिलता है, दूध भी मिलता है, जिसकी और इनकी खाल से ये लोग क्या करते हैं, पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए इनको यहाँ से चमड़ा मिल जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 33 है। अब क्या होती है कि यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो और गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, भारी भरकम ऊपर से नीचे तक कवर, आपने देखा होगा अगर कभी डेजर्ट वाले एरिया में लोगों को, तो ऊपर से लेके नीचे तक वो क्या रहते हैं, पूरी तरीके से कवर रहते हैं। ठीक है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां एक गर्त यानी कि खाली गड्ढा बन जाता है, जहां गर्त में भूमिगत जल फिर यहाँ क्या हो जाता है कि पानी आके जमा हो जाता है और फिर ये क्या बन जाता है, ये क्षेत्र उपजाऊ बन जाते हैं और आसपास के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या उगता है, खजूर के पेड़, यानी जिसको कम पानी की जरूरत है उस तरह के पेड़ पौधे आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे। बात करें मोरक्को की, जो कि अफ्रीका का ही एक छोटा सा देश है। मोरक्को में क्या है, टेफिला लेट है। अब ये क्या है, एक तरीके का डेजर्ट यानी कि मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये टेफिला लेट डेजर्ट यानी कि मरुद्यान कहाँ पाया जाता है, तो ये मोरक्को देश में पाया जाता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, टेफिला लेट डेजर्ट है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट और पॉइंट नंबर 35 को, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। मिस्र यानी कि इजिप्ट में जो कपास यानी कि कॉटन उगाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। इन क्षेत्रों में और क्या क्या होता है, इन क्षेत्रों में आपको लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, बात करें पॉइंट नंबर 36 की, तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा क्या है, लद्दाख है। ये भी क्या है, एक तरीके का डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन ये कैसा डेजर्ट है, कोल्ड यानी कि ठंडा रेगिस्तान है। अब ये क्या है, जो हमारा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। ये क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है। अब जो लद्दाख है ये दो शब्दों से मिलके बना है, ला जिसका मतलब है पर्वतीय दर्रे, जबकि दाख का मतलब क्या है, देश। तो ऐसा देश जिसमें क्या हो, पर्वतियों के दर्रे हो, उसको हम लद्दाख कहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट,
पृथ्वी की सबसे ठंडे स्थानों में से यानी कि अर्थ के वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस में से एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, द्रास कहते हैं। ये कहाँ है, लद्दाख के अंदर ही है। पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से ये एक द्रास जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। लद्दाख की जो ऊंचाई है वो कारगिल में कितनी है, 3000 है। वहीं बात करें कराकोरम की तो कराकोरम तक जाते जाते इसकी हाइट 8000 मीटर हो जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होती है, ठंडी और ड्राई होती है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, डेजर्ट का नाम दिया है। यानी कि जहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम हो, या तो बहुत ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी ऋतु में यानी कि समर सीजन में यहाँ का डे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और रात में क्या हो जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड का हमें अनुभव मिलता है, ना सिर्फ सर्दी सीजन में बल्कि गर्मियों में हमें यहाँ पे ठंड देखने को मिलती है। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 40 को। लद्दाख को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख को हम खापा चान भी कहते हैं। इस खापा चान का मतलब क्या है, हिमभूमि। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 41 को, जिसमें हम देखेंगे घाटी में, इसकी वैली में हमें कैसे पेड़ देखने को मिलते हैं, शरपत यानी कि विलों के पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर में यहाँ पे आपको सेब देखने को मिलेंगे, खुबानी, अखरोट, यहाँ पेड़ पौधे होते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। लद्दाख में पक्षियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, आपको यहाँ पे रॉबिन देखने को मिलेंगी, रेड स्टार्ट देखने को मिलेंगी, तिब्बती स्नोकॉक देखने को मिलेंगी, रैवन देखने को मिलेगा, हूप देखने को मिलेगा। और ये सभी की सभी पक्षियां कहाँ पाई जाती हैं, लद्दाख के अंदर। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। अब यहाँ पे आपको जंगली कौन कौन से पशु दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक या कुत्ते ये पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 44 हमारे स्क्रीन पे है। चीरू, जिसको हम क्या कहते हैं, तिब्बती एंटीलोप भी कहते हैं। ये एक एकदम विलुप्त यानी कि गायब हुआ पड़ा जीव है। प्रायः इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है। ये जो डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये क्या है, हमारा तिब्बती एंटीलोप है, जिसका शिकार हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ऊन के लिए। और ऊन भी कौन सा, शाहतूश नाम का जो ऊन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका शिकार करते हैं। अब ये शाहतूश की क्या क्वालिटी है, ये जो है लाइट वेटेड है यानी कि हल्का ऊन है और ये हमें गर्म भी रखता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 45 की, और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। तो लद्दाख में या तो आपको मुसलमान देखने को मिलेंगे या तो बौद्ध धर्म के लोग आपको देखने को मिलेंगे। वास्तव में लद्दाख में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध के मठ हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोपा के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 46 पे। यहाँ पे हम बात करेंगे पेटेंट की। तो ये पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज इन्वेंट करी, अब इस इन्वेंशन का कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए आप क्या करते हो, इसको पेटेंट करवा लेते हो। यानी कि पेटेंट का मतलब होता है कि अब आपका इस वस्तु पे एकाधिकार है, यानी कि आपसे बिना परमिशन लिए कोई भी आपकी इस वस्तु का यूज नहीं कर सकता। इसको हम पेटेंट कहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 47 की, जहां पे ये हमसे कहा गया है कि समय और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, पदार्थों को संसाधन यानी कि रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि टाइम के साथ, और टेक्नोलॉजी यानी कि उसमें चीजें क्या होती हैं, सुधार होती हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये दोनों चीजें क्या करती हैं, कोई एक नॉर्मल पदार्थ को संसाधन यानी कि रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 48 की। लद्दाख की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे क्या क्या खेती होती है, यहाँ पे आपको जौ जो कि मोटा अनाज है, आलू, मटर, सेम, शलजम, इसकी खेती आपको यहाँ पे दिखेगी। पॉइंट नंबर 49 कहता है लद्दाख की राजधानी जो कि क्या है, लेह। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह।
सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा ये भली भांति कनेक्टेड है। अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको हम कहते हैं NH-1A, ये क्या करती है, लेह को कनेक्ट करती है, जो जिला पास होते हुए कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। और आज के अंतिम पॉइंट की बात करें, जहां पे आपको बहुत सारे बैट दिख रहे होंगे, तो आज हम ये बताएंगे कि ये जो बैट है ये किस चीज से मिलके बने हैं। तो ये शरपत यानी कि विलो पेड़ की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। इसी के साथ आज के टॉप 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।